मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 14 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दोनों जगहों पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस दिवंगत भारतीय एक्टर को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये भारतीय एक्टर यानी कि अभिनेता थे ओम पुरी जी। और दूसरा था कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, सरदार पटेल प्राणी उद्यान स्थित आपका गुजरात में। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य में एकता क्रूज सर्विस शुरू की गई है। तो देखिए, एकता क्रूज सर्विस को अभी हाल ही में गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। और चौथा था कि प्री विलेज पार्टनरशिप जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, भारत और किस देश के बीच का ये संयुक्त आयोग का एक बैठक जो है उससे संबंधित है। तो देखिए, ये देश आपका है मैक्सिको। और पांचवा था कि हाल ही में किस निकाय ने QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अधोसंरचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो देखिए, ये निकाय आपका है नीति आयोग। और इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए, ये राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा, जहां पर बेकार हो चुके जितने भी टायर होंगे उनके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देखिए, इस टायर पार्क का जो शुभारंभ है ये पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। तो याद रखिएगा, जितने भी खराब टायर होंगे ट्रक के, कार के, ठीक है, यानी बड़ी गाड़ियों के, उनके टायर से जो है कुछ कलाकृतियां बनाई जाएंगी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बनने वाले इस पहले टायर पार्क में। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है और अपनी तरह का अलग ही प्रश्न है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से कहीं नोट करके उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनेगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है। तो देखिए, ये भी आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो आपके क्रिस गेल हैं जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, तो जो आपके क्रिस गेल हैं ये T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज को जो क्रिस गेल हैं इन्होंने भी हाल ही में T20 क्रिकेट में अपना 1000वां छक्का लगाया। और अभी बता दूं कि इन्होंने जो है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो आपका IPL चल रहा है, तो इसमें जो है इन्होंने किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हुए ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने जो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। तो याद रखिएगा कि जो आपका अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, तो इसमें किंग्स 11 पंजाब के जो खिलाड़ी हैं क्रिस गेल, देखिए ये किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रही है IPL में। तो इन्होंने किंग्स 11 पंजाब की टीम की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की, यानी कि अपना जो है जो 1000वां छक्का था T20 क्रिकेट में इसको लगाया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन हैं, तो ये है क्रिस गेल। और तीसरा प्रश्न है कि एजू थचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए, 2020 का जो आपका एजू थचन पुरस्कार है ये पॉल जाचेरिया को दिया गया है। देखिए, जो आपके पॉल जाचेरिया हैं इनको मलयालम साहित्य में दिए गए इनके पिछले 5 दशकों के लिए योगदान के लिए जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए, जो आपका मलयालम भाषा है ये केरल में बोली जाती है, और जो आपका केरल साहित्य अकादमी है इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है विशा खान। तो इनकी अध्यक्षता में भी हाल ही में एक 5 सदस्यीय जूरी ने जो है जो कि पाल जाचेरिया हैं इनको इस पुरस्कार के लिए यानी कि एजू थचन पुरस्कार के लिए चुना है। और देखिए, जो आपकी पाल जाचेरिया हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सलाम अमेरिका, ओरिदत, अर्करियम, भास्कर, पतेलारूम एंड जीवित होम। इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और देखिए, आपको बता दूं इनको भी हाल ही में इस एजू थचन पुरस्कार से तो सम्मानित नहीं किया गया है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पाल जाचेरिया हैं इनको 1979 में जो है केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से, और 2004 में इनको जो है केंद्र सरकार वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो इससे जो है इनको सम्मानित किया गया था। तो पाल जाचेरिया के बारे में याद रखिएगा ये चीज़ें। और चौथा प्रश्न कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया। तो देखिए, अभी हाल ही में यूनेस्को ने जो है भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है।
देखिए जो आपका मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र बन गया है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। देखिए अगर पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर जो है कुल 54 बाघों का घर है, यानी कि 54 बाघ निवास करते हैं इस पन्ना टाइगर रिजर्व में। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट करते रहिएगा। पांचवा प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे टू इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को मनाते हैं 2 नवंबर को हर साल। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसके द्वारा हर साल 2 नवंबर को इस दिवस को, यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को, यानी कि पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है इसको मनाया जाता है। और देखिए जो आपका ये दिन है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म, ठीक है, ये दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक सजा दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। और छठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो देखिए जो आपका विश्व शाकाहारी दिवस है इसको हम 1 नवंबर को हर साल मनाते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर जो है इस वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस को मनाता है। और देखिए यहाँ पे एक शब्द है वेगन, वेगन का मतलब होता है शाकाहारी, और इस शब्द का चयन किया था डोनाल्ड वाटसन ने, जिसे वेजिटेरियन शब्द से लिया गया है। और जो आपका ये दिन है विश्व शाकाहारी दिवस, ये दिन जो है ये मनुष्यों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहारी होने के लाभ के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत 1994 में लुइस वालिस के द्वारा की गई थी। सातवां प्रश्न की किस तिथि को केरल दिवस मनाया जाता है, तो देखिए जो आपका केरल दिवस है इसको हम 1 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। और केरल राज्य जो है देखिए इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार प्रांतों को मिलाकर की गई थी। देखिए एग्जाम में प्रश्न क्या बनेगा, एग्जाम में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि केरल राज्य का जो है स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है, तो ये मनाता है 1 अक्टूबर को। और दूसरा केरल की स्थापना कब हुई थी, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। किन किन प्रांतों को मिलाकर, त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार प्रांतों को मिलाकर केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ये सारे बेसिक पॉइंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न इस साल ये पूछा जा सकता है कि इस साल यानी कि वर्ष 2020 में हमने केरल राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 64वां स्थापना दिवस था केरल का। और आठवां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। देखिए एमपी के जितने भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और पिछला प्रश्न जो है ये केरल के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग, किस राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है। तो अभी अक्टूबर महीना चल रहा है और अक्टूबर महीने के जितने भी राज्य के स्थापना दिवस हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना भी जो है 1 नवंबर 1956 को की गई थी। देखिए आपको बता दूं भारतीय भूगोल में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य को जो है भारत के दिल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर आप मैप मतलब इंडिया का मैप अगर आप देखें तो ये लगभग कुछ आपका इंडिया का मैप जो भी हो तो इसके बीचों बीच में आपका मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक है, ये एक आउटलाइन था ऐसा मैप नहीं इंडिया का। तो मध्य प्रदेश जो है ये इंडिया के बीचों बीच है, इसलिए इसको भारत के दिल के रूप में इसको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक नाम मालवा है। देखिए ये एमपी के एग्जाम में पूछा गया था और कई सारे एग्जाम में भी, कि मध्य प्रदेश राज्य का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो इसका ऐतिहासिक नाम है मालवा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है इसकी राजधानी नागपुर के साथ इसको स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में फिर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य को जो है पुनर्गठित किया गया, कब, 1 नवंबर को, और इसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। तो ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका भोपाल है ये मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी, तो ये बनी थी 1 नवंबर 1956 को, जब इसको पुनर्गठित किया गया था। और एग्जाम में ये भी पूछा गया कि मध्य प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो ये थी नागपुर, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है। देखिए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का जो है 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और अगला प्रश्न भी ये स्थापना दिवस से ही संबंधित है। ये प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी।
देखिए आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। देखिए 1 नवंबर 1956 को टोटल 3 राज्यों का मैंने स्थापना दिवस आपको बता दिया। इन तीनों को ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। लेकिन इसमें जो आंध्र प्रदेश राज्य है, देखिए इसकी स्थापना दिवस बहुत ही खास है और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है हर राज्य की परीक्षाओं में। देखिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। उसके बाद भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को जो है स्थापित किया गया था और भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। परीक्षा में पूछा गया कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भाषाई आधार पर एक नया राज्य बनने वाला पहला राज्य था, तो ये राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। देखिए जो आपका दक्कन भाषा है, ठीक है, तो दक्कन यानी कि डेक्कन भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग उठ रही थी और उस वक्त जो है ये तब पूरी हुई जब 1 नवंबर 1953 को मद्रास से अलग करके एक नया खंड, देखिए यहाँ पे जो आपको पार्ट दिख रहा है लाल वाला, ठीक है, तो इसको अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया गया। और आपको बता दूं जो आपका ये नया वाला पार्ट दिख रहा है लाल वाला, ठीक है, इसको नीचे आपका तमिलनाडु का मैप दिखेगा, तो वहाँ से जो है तमिलनाडु का पूरा नाम था मद्रास। तो देखिए इसको जो है मद्रास से 14 जिलों को अलग करके बनाया गया था। यानी देखिए यहाँ पे मैंने एक तिथि बताई 1 नवंबर 1953 और यहाँ पे 1 नवंबर 1956। तो 53 में क्या हुआ था और 56 में क्या हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए आंध्र प्रदेश से एकीकृत आंध्र प्रदेश का जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को किया गया। लेकिन इससे पहले एक आंदोलन चला था। एक नेता थे जिनका नाम था श्री पोट्टी रामालू, ठीक है, इन्होंने जो है एक आमरण अनशन किया था। इन्होंने कहा था कि हमें एक भाषाई आधार पर जो है अलग राज्य चाहिए और इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने आमरण अनशन तो किया लेकिन इसी अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, इससे सरकार व्यथित हो गई। फिर 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और आपको बता दूं जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को, तो उस समय इसकी राजधानी क्या थी, उस समय इसकी राजधानी थी कुर्नूल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर देखिए उसके बाद एक और घटना हुई 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, फिर एकीकृत आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में विलय करके। यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो है जो आपका एकीकृत आंध्र प्रदेश है इसका गठन कब किया गया था, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में उसका विलय करके। और फिर बाद में क्या हुआ, हैदराबाद को इसकी राजधानी बनाई गई। तो हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कब तक थी, 2014 तक थी। 2014 में फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हो गया। तो ये पूरा इतिहास नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारत की इस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो देखिए इस मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को खिताब सिंगापुर में भी हाल ही में जीता है रितु फोगाट ने। देखिए जो कि रितु फोगाट है ये एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। और जबकि रितु फोगाट है, देखिए इन्होंने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर अभी हाल ही में कंबोडिया की नाव श्रे पो को जो हराकर दूसरे दौर में इस मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, सिंगापुर में, इसको याद रखेगा। देखिए रितु फोगाट जो ये बगता फोगाट और गीता फोगाट की छोटी बहन है और ये इनका थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया, ये मिक्स मार्शल आर्ट वगैरह में जो है पार्टिसिपेट करती हैं। बाकी रितु फोगाट और गीता फोगाट जो है ये कुश्ती की मतलब बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 11वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कुल 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। और ये आरक्षण नीति जो है ये शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगी। देखिए वर्तमान में किसको कितना आरक्षण मिला हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक सूची में 15% सीटें जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। ये सूची किसकी होगी, एडमिशन वाली। और इसमें 7.5% सीटें जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए होंगी और 27% सीटें जो है ये आपकी ओबीसी के लिए। देखिए ओबीसी में 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो जो नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, ठीक है, उनको जो है इस 27% ओबीसी सीटों का आरक्षण मिलेगा। तो इसको याद रखिएगा। और 12वां प्रश्न, ये हाल ही में किस राज्य सरकार ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी राजस्थान की है जिसने हाल ही में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दिया है। देखिए जो कि राजस्थान की सरकार है इसने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और कोविड-19 की परेशानी के मद्देनजर अभी हाल ही में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर और आतिशबाजी पर जो है रोक लगा दिया है। 13वां प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने पर्यावरण डिटर्जेंट प्रदूषक
का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर विकसित किया है। तो देखिए इस विशिष्ट बैक्टीरिया बायोसेंसर को विकसित किया है आईआईटी रुड़की के जो आपके पर्यावरणविद हैं उन्होंने। देखिए आप बता दूं जो आपका आईआईटी रुड़की है इसकी एक 5 सदस्यीय टीम ने हाल ही में सामान्य डिटर्जेंट पर्यावरण प्रदूषक जैसे कि जो आपका हो गया सोडियम डोरेसिल सल्फेट और सोडियम लॉरिल सल्फेट, तो इनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस बायोसेंसर को विकसित किया है। और इस बायोसेंसर का उपयोग जो है प्रमुख रूप से साबुन, टूथपेस्ट, क्रीम, शैम्पू, डिटर्जेंट, कृषि कार्यों और उद्योगों में किया जाएगा। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। और 14वां प्रश्न है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक कौन बने। तो देखिए जो आपका पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके नए निदेशक बनाए गए हैं अभय चौधरी। और जो आपका पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है तो देखिए इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका गुड़गांव में स्थित है और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके आज के सभी प्रश्न कंप्लीट हो गए और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न आपके लिए कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक किसने लिखा है, उत्तर बताइए। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से किसने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।